हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आराधना। एक बार फिर अपने ही यूट्यूब चैनल आराधना ट्यूटोरियल क्लासेस पे आप सबके साथ लेके अपना नया वीडियो डिस्लेशन पे, जिसका आज का टॉपिक है रिफ्लक्स रेशियो, जो कि 3 टाइप का होता है, मिनिमम, टोटल एंड ऑप्टिमम। तो आज इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। डिस्लेशन के इससे पहले भी मैं कई पार्ट्स बना चुकी हूँ, जैसे कि डिफरेंशियल डिस्लेशन, फ्लैश वेपराइजेशन, रेक्टिफिकेशन कॉलम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड मैकॅप-थिल मेथड। तो अब ये जो है ये रिफ्लक्स रेशियो के ऊपर है। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर शेयर कर लीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं और आपने बेल बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ उसे दबा दीजिए। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि रिफ्लक्स रेशियो होता क्या है। तो जैसा कि हमने फ्रैक्शनलिटी कॉलम में पढ़ा था कि फीड जब मिडिल से, कॉलम के मिडिल से एंट्री करती है फ्रैक्शनलिटी कॉलम में, और जब वो नीचे जाती है तो नीचे एक रिबॉइलर लगा होता है जहाँ से वेपर जनरेट होती है, और जब वो ऊपर उठती है तो यूनिट के टॉप से जो वो निकलती है तो सबसे पहले उसे कंडेंसर में भेजा जाता है। और कंडेंसर में जो प्रोडक्ट निकलता है, यानी कि जो लिक्विड निकलता है, उसका कुछ पार्ट बाहर निकाल लिया जाता है एज अ टॉप प्रोडक्ट और डिस्टिलेट, और उसका कुछ पार्ट वापस जो फ्रैक्शनलिटी कॉलम है उसको रिसाइकिल कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो कंपोनेंट हो उसकी प्योरिटी बनी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा उसका डिस्टिलेशन किया जा सके। तो अब रिफ्लक्स रेशियो क्या होता है? ये जो लिक्विड वापस भेजा जाता है कंडेंसर का, जो 2 स्ट्रीम्स होते हैं, एक वापस भेजा जाता है जिसको हम L से डिनोट करते हैं, और एक बाहर प्रोडक्ट की तरह निकाल लिया जाता है जिसे हम डिस्टिलेट कहते हैं, जिसे हम D से डिनोट करते हैं। तो रिफ्लक्स रेशियो होता है इन दोनों का रेशियो, यानी कि L/D। तो अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, किसके? रिफ्लक्स रेशियो की सिग्निफिकेंस की। तो अगर हायर रिफ्लक्स रेशियो है तो इट विल रिजल्ट इन लेसर नंबर ऑफ थ्योरेटिकल ट्रेस, और अगर थ्योरेटिकल ट्रेस का नंबर ज़्यादा है तो इट विल रिजल्ट इन लोअर रिफ्लक्स रेशियो, यानी कि दोनों एक दूसरे के इरिवर्सिबली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर रिफ्लक्स रेशियो हायर है तो थ्योरेटिकल ट्रेस का नंबर कम होगा, और अगर थ्योरेटिकल ट्रेस ज़्यादा है तो रिफ्लक्स रेशियो का जो वैल्यू है वो कम होगा। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग डिस्टिलेशन कॉलम है, यानी जिसे हम पहले से डिज़ाइन कर चुके हैं ऐसा डिस्टिलेशन कॉलम है, तो उसमें तो नंबर ऑफ ट्रेस जो है वो फिक्स होगा। तो अगर नंबर ऑफ ट्रेस फिक्स है तो हाई डिस्टिलेट कंसंट्रेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम रिफ्लक्स रेशियो को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर रिफ्लक्स रेशियो को हम इंक्रीज़ करते हैं तो हायर डिस्टिलेट कंसंट्रेशन हमें ऑब्टेन होगा। हायर डिस्टिलेट कंसंट्रेशन का मतलब D से नहीं है, हायर डिस्टिलेट कंसंट्रेशन का मतलब मोल फ्रैक्शन XD से है। यानी कि जो डिस्टिलेट होगा उसमें जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का जो फ्रैक्शन होगा, यानी कि मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की जो कंसंट्रेशन होगी, यानी कि XD, वो अगर हमें ज़्यादा ऑब्टेन करना है तो हमें रिफ्लक्स रेशियो इंक्रीज़ करना पड़ेगा फॉर फिक्स नंबर ऑफ ट्रेस। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें दे रखी है ऑपरेटिंग लाइन इक्वेशन फॉर रेक्टिफाइंग सेक्शन। तो अगर XD फिक्स है, यानी कि मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की कंसंट्रेशन इन डिस्टिलेट की फिक्स है, यानी कि XD अगर फिक्स है, तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है, यानी कि जो स्लोप है R/R+1, अगर हम R की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं तो इस स्लोप की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि जो स्लोप है वो और ज़्यादा स्टीपर हो जाएगा, और जो इंटरसेप्ट है, यानी कि 1/R+1, वो डिक्रीज़ होगा। तो अगर वो डिक्रीज़ होगा तो क्या होगा, इसके लिए हम मैकॅप-थिल मेथड का हमने ग्राफ बनाया हुआ है, वो देखते हैं। तो जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, XD की वैल्यू तो फिक्स है, यानी कि राइट साइड में जो XD पॉइंट है जो कि डिस्टिलेट की कंसंट्रेशन दिखा रहा है, वो तो फिक्स रहेगा अपनी जगह पे, लेकिन इंटरसेप्ट जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं कि इंटरसेप्ट पहले 0.40 के पास था, लेकिन अब वो डिक्रीज़ कर रहा है और 0.20 के पास आ गया है। तो अगर ऐसा होता है तो ये जो इक्विलिब्रियम कर्व है हमारा, और ये जो स्ट्रेट लाइन की ये जो इक्वेशन है, इन दोनों के बीच में गैप ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि एरिया ज़्यादा हो जाएगा, और जो ट्रायंगल्स हमारे बनते हैं नंबर ऑफ़ प्लेट्स को काउंट करने के लिए, वो वाइडर होने लगेंगे, बड़े होने लगेंगे, और वो जितने ज़्यादा बड़े होंगे उतने ही नंबर में कम होंगे। यानी कि देयर आर नाउ ग्रेटर ड्राइविंग फोर्स फॉर सेपरेशन, यानी सेपरेशन के लिए
ज़्यादा बड़ा ड्राइविंग फोर्स लगने लगेगा और नंबर ऑफ़ प्लेट्स जो हैं वो हमें कम रिक्वायर्ड होंगी। तो यानी कि इसका क्या मतलब निकलता है कि अगर एक्स डी फिक्स है, एक्स बी फिक्स है, क्यू फिक्स है और एक्स एफ फिक्स है, ये सब चीज़ें फिक्स हैं, तो अगर हम रिफ्लक्स रेशियो को इंक्रीज़ करते हैं तो नंबर ऑफ़ प्लेट्स हमें कम रिक्वायर्ड होती हैं। तो अब बात करते हैं मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो की। तो मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो वो होता है जो कि मिनिमम होता है, यानी कि जिससे मिनिमम यानी जिससे कम रिफ्लक्स रेशियो नहीं हो सकता। मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो पे जो नंबर ऑफ़ प्लेट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो इन्फिनिटी होते हैं, यानी कि उस पॉइंट पे कितने भी प्लेट्स लगा देंगे हम, सेपरेशन नहीं होगा, सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो जैसा कि थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया कि रिफ्लक्स रेशियो को जब हम इंक्रीज़ करते हैं तो जो इंटरसेप्ट है वो डिक्रीज़ होता है और रेक्टिफाइंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन जो है वो डाउनवर्ड मूव करती है और इस वजह से नंबर ऑफ़ प्लेट्स जो होती हैं वो डिक्रीज़ हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम रिफ्लक्स रेशियो को डिक्रीज़ करें तो इंटरसेप्ट जो है, जो कि एक्स अपॉन आर प्लस 1, वो इंक्रीज़ होगा और जो रेक्टिफाइंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। अब क्योंकि ऊपर की तरफ मूव करेगी तो बीच का एरिया जो है जहाँ पे हम नंबर ऑफ प्लेट्स काउंट करते हैं वो ज़्यादा हो जाएगा और वो ज़्यादा होने लगेगा। और हम ये रिफ्लक्स रेशियो को कहाँ तक डिक्रीज़ कर सकते हैं? पॉइंट एन तक। पॉइंट एन क्या है? वो फीड लाइन और इक्विलिब्रियम कर्व के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इससे ज़्यादा हम रिफ्लक्स रेशियो को डिक्रीज़ नहीं कर सकते। तो हम अगर रिफ्लक्स रेशियो को मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो तक डिक्रीज़ करते हैं तो जो एरिया है वो इंक्रीज़ होता चला जाता है, जहाँ पे हम नंबर ऑफ़ प्लेट्स को काउंट करते हैं वो इंक्रीज़ होता चला जाता है, यानी कि जो नंबर ऑफ़ प्लेट्स हैं वो इंक्रीज़ होती चली जाती हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ प्लेट्स जो होती हैं वो इन्फिनिटी हो जाती है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ प्लेट्स इन्फिनिटी हो जाती हैं, यानी कि हम कितनी भी नंबर ऑफ़ प्लेट्स कर लें, यानी कितनी भी हम प्लेट्स लगा लें लेकिन सेपरेशन नहीं होगा। तो यानी कि मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो पे नंबर ऑफ़ प्लेट्स इन्फिनिटी होती हैं एंड द सेपरेशन इज़ नॉट पॉसिबल। अब एन पॉइंट पे ही मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि एन पॉइंट पे जो आपकी रेक्टिफाइंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन है वो फर्स्ट टाइम इक्विलिब्रियम को क्रॉस करती है। तो ये वो पॉइंट है, इक्विलिब्रियम क्या होता है? जहाँ पे हर चीज़ ज़ीरो है या फिर कांस्टेंट है। तो फिर इक्विलिब्रियम कर्व पे जो मास ट्रांसफ़र होगा उसके लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो ज़ीरो होगा, यानी कि मास ट्रांसफ़र नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा? मास ट्रांसफ़र होगा ही नहीं, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स वहाँ पे ज़ीरो होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो इक्विलिब्रियम में पहुँचने की कोशिश करती है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अगर डिफ्यूज़न की बात करें, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो भी फ्लूइड है वो मूव कर रहा है। तो अगर दोनों तरफ इक्वल कंसंट्रेशन होगी, यानी दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे, तो क्यों जो है लिक्विड मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन? तो अगर इक्विलिब्रियम है, डिफ्यूज़न में है, तो मतलब कि कंसंट्रेशन इक्वल है, और थर्मल इक्विलिब्रियम है मतलब टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में है, यानी कि टेम्परेचर इक्वल है। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो इसका मतलब मास ट्रांसफ़र के लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो ज़ीरो है, ठीक है। अब क्योंकि वो ज़ीरो है तो अगर उसके आगे तो इस पॉइंट को हम पिंच पॉइंट भी बोलते हैं। तो अब ज़ीरो है तो इसका मतलब सेपरेशन इस पॉइंट पे पॉसिबल ही नहीं है, और उसके आगे जाएगा तब तो इक्विलिब्रियम कर्व से बाहर हो जाएगा, तो फिर तो होगा ही नहीं। तो इस वजह से जो एंड पॉइंट है उस पर मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो, मतलब उस पर रिफ्लक्स रेशियो मिनिमम होता है और उससे ज़्यादा हम रिफ्लक्स रेशियो को डिक्रीज़ नहीं कर सकते। अब अगर रिफ्लक्स रेशियो मिनिमम है, रिफ्लक्स रेशियो आपका क्या होता है? L अपॉन डी, यानी कि जो लिक्विड वापस जो डिस्टिलेट प्रोडक्ट जो आपका ऊपर से जो भी प्रोडक्ट निकला कंडेंसर से, उसका थोड़ा पार्ट हम वापस भेज देते हैं, वो L होता है, और जो हम प्रोडक्ट के तरह से निकालते हैं वो डिस्टिलेट होता है। तो रिफ्लक्स रेशियो होता है L अपॉन डी, यानी कि अगर रिफ्लक्स रेशियो मिनिमम है इसका मतलब एल भी मिनिमम होगा, यानी कि जो लिक्विड रिटर्न हो रहा है, अमाउंट ऑफ लिक्विड जो रिटर्न हो रहा है कॉलम को, वो भी मिनिमम होगा। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है इट ऑल्सो करस्पॉन्ड्स टू द मिनिमम कंडेंसर कूलिंग कैपेसिटी एंड मिनिमम रिबॉयलर हीट ड्यूटी। अब बात करते हैं टोटल रिफ्लक्स रेशियो की, यानी कि एक था आपका मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो जिसपे कि रिफ्लक्स रेशियो मिनिमम था, अब यह टोटल रिफ्लक्स रेशियो जिसपे कि रिफ्लक्स रेशियो जो है मैक्सिमम है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा है, रिफ्लक्स रेशियो को हमने इतना इंक्रीज़ कर दिया, इनफाइनाइट कर लिया,
टोटल रिफ्लक्स इनफाइनाइट है कि जो इंटरसेप्ट है वो ज़ीरो तक पहुंच गया। इंटरसेप्ट ज़ीरो पहुंच गया तो आप वीडियो में देखिए, जब इंटरसेप्ट ज़ीरो पे पहुंच जाएगा तो जो आपका डायगोनल है और जो आपका रेक्टिफाइंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन है वो दोनों कोइंसाइड करेंगी, और जब वो दोनों कोइंसाइड करेंगी तो नंबर ऑफ थ्योरेटिकल स्टेजेस जो है वो मिनिमम हो जाएगा। नंबर ऑफ थ्योरेटिकल स्टेजेस जो है वो मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि रेक्टिफाइंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन और डायगोनल जो है ये दोनों कोइंसाइड करेंगे, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ प्लेट्स हैं वो मिनिमम हो जाएंगी। तो टोटल फ्लक्स हमको कैसे अचीव हो सकता है? रिफ्लक्स रेशियो क्या होता है? L/D। तो अगर L/D मैक्सिमम है यानी L/D इनफाइनाइट है, इसका मतलब L इनफाइनाइट है, यानी कि जितना भी ऊपर से कंडेंसर से प्रोडक्ट निकल रहा है वो सारा का सारा वापस कॉलम में रिटर्न कर दिया जा रहा है, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं निकाला जा रहा है। ऐसे कंडीशन में टोटल रिफ्लक्स होगा, और ऐसे ही कंडीशन में नंबर ऑफ प्लेट्स रिक्वायर्ड जो होंगी वो मिनिमम होंगी। अब हो गया क्या? मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो हो गया, इनफाइनाइट रिफ्लक्स रेशियो हो गया। अब आता है ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो। ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो इन दोनों के बीच का होता है। मतलब अगर हम मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो यूज़ करते हैं तो नंबर ऑफ प्लेट्स इनफाइनाइट हो जाती है, यानी कि सेपरेशन पॉसिबल नहीं होता। और अगर हम रिफ्लक्स रेशियो को ही इनफाइनाइट कर देते हैं तो सारा का सारा लिक्विड आपको बार बार जो है कॉलम में वापस भेजना पड़ता है, आपको कुछ प्रोडक्ट नहीं मिलता ना। तो आपको इन दोनों के बीच में कोई रिफ्लक्स रेशियो की वैल्यू चाहिए जो कि कहलाती है ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो। तो इन दोनों को हम लोअर और अपर लिमिट समझ सकते हैं, और इन दोनों लिमिट्स के बीच में हमें रिफ्लक्स रेशियो चाहिए, यानी कि रिफ्लक्स रेशियो इन दोनों लिमिट्स के बीच में आना चाहिए। So for new design, the reflux ratio to be used should be the optimum or the most economical. तो for new design मतलब जो कि डिज़ाइन करना हो, अभी जो डिस्टिलेशन कॉलम डिज़ाइन नहीं हुआ हो, तो द रिफ्लक्स रेशियो टू बी यूज शुड बी ऑप्टिमम और द मोस्ट इकोनॉमिकल। ऑप्टिमम का मतलब है जो आपके लिए इकोनॉमिकल पड़े, मतलब कि आपका सेपरेशन भी बहुत अच्छे से हो जाए और आपको ज़्यादा रॉ मटेरियल भी ना लगाना पड़े, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आपकी कम हो, तो ऐसा आपको रिफ्लक्स रेशियो चाहिए। तो जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट यानी कि मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो और टोटल रिफ्लक्स रेशियो के बीच में जो एक ऐसा रिफ्लक्स रेशियो आता है जिस पे मोस्ट इकोनॉमिकल हमारा पूरा प्रोसेस होता है, वो ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो कहलाता है। ठीक है, यानी कि ऐसा रिफ्लक्स रेशियो जिस पे टोटल कॉस्ट जो है वो सबसे कम होगी, मिनिमम होगी, वो आपका ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो कहलाता है। तो देखिए, जो कॉस्ट है वो आपकी दो तरह की होती है, एक होती है फिक्स कॉस्ट और दूसरी होती है ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यानी कि फिक्स कॉस्ट में आती हैं जो स्टार्टिंग के समय जो हमें चीज़ें खरीदनी पड़ती है ना, जो एक बार होने के बाद बस हो गया, फिर हमें कुछ नहीं करना है। जैसे कि हमने डिस्टिलेशन कॉलम परचेस किया, उसके इंटरनल्स जैसे कि रिबॉयलर, कंडेंसर, ये सब ना, और वॉल्स हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी हो गई फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट हुई यानी कि प्लांट को ऑपरेट करने में जितनी चीज़ें जो हैं खर्च हो रही हैं, जैसे कि कंडेंसर है तो उसमें कूलिंग वाटर होगा, उसकी कॉस्ट। रिबॉयलर है तो उसमें स्टीम जाएगी, उसकी कॉस्ट। पंप है तो पंप के लिए मैकेनिकल पावर आपको चाहिए, उसकी कॉस्ट। ये सब हो गई ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो है जो एक बार हो गई तो हो गई। ऑपरेटिंग कॉस्ट है जो आपको बार बार खर्चा करना पड़ रहा है ना। तो अब बात करते हैं कि ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो हम कैसे जान सकते हैं क्या है। तो मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो पे फिक्स कॉस्ट जो होती है वो इनफाइनाइट होती है। क्यों होती है? क्योंकि मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो पे नंबर ऑफ प्लेट्स इनफाइनाइट होती हैं। अब क्योंकि नंबर ऑफ प्लेट्स इनफाइनाइट है इसलिए फिक्स कॉस्ट इनफाइनाइट होती है। बट द ऑपरेटिंग कॉस्ट इज एट मिनिमम। ऑपरेटिंग कॉस्ट मिनिमम क्यों होती है? क्योंकि L/D मिनिमम होता है, यानी कि L मिनिमम होता है, यानी कि जो लिक्विड का अमाउंट हमें हैंडल करना है कंडेंसर में वो मिनिमम होता है। तो इस वजह से कूलिंग कैपेसिटी कम होती है, या फिर जो भी पंप है उसमें कम मैकेनिकल पावर जाती है। इस वजह से जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो मिनिमम होती है, यानी कि फिक्स कॉस्ट इनफाइनाइट होती है और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो मिनिमम होती है। अब अगर हम जैसे जैसे रिफ्लक्स रेशियो को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ स्टेजेस कम होती जाती हैं। नंबर ऑफ स्टेजेस तो कम होती जाती हैं लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाती है।
क्योंकि एल जो है वो ज़्यादा होता जाता है, नंबर अमाउंट ऑफ लिक्विड ज़्यादा होता जाता है, और उसके लिए हमें लार्जर इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट जो होती है वो डिक्रीज़ होती है। लेकिन जैसे ही रिफ्लक्स रेशियो टोटल रिफ्लक्स पे पहुंचता है, यानी कि इनफाइनाइट पे पहुंचता है, वैसे ही जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो फिर से इंक्रीज करने लगती है। द फिक्स कॉस्ट दस फॉल्स थ्रू अ मिनिमम एंड देन राइज अगेन टू इन्फिनिटी, यानी कि फिक्स कॉस्ट जो है पहले मिनिमम तक जाता है, प्लेट्स डिक्रीज करती जाती हैं, और जैसे ही वो टोटल रिफ्लक्स पे पहुंचता है वैसे ही जो फिक्स कॉस्ट है वो आपकी इंक्रीज करने लगती है। और वहीं अगर हम ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो इट विल कंटिन्यू टू इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग रिफ्लक्स रेशियो। टोटल के आगे भी पहुंच जाएगा रिफ्लक्स रेशियो, तब भी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज ही करती जाएगी। तो टोटल कॉस्ट क्या होती है आपकी? सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट को ऐड करके जो कॉस्ट आती है वो टोटल कॉस्ट होती है। तो हमें ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो कहाँ मिलता है? जहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है वो एक मिनिमम पे हो, वो टोटल कॉस्ट होती है। ठीक है, तो द रिफ्लक्स रेशियो एट दिस मिनिमम टोटल कॉस्ट इज द ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो। तो रिफ्लक्स रेशियो जो इस मिनिमम टोटल कॉस्ट पे होता है वो ऑप्टिमम रेशियो या रिफ्लक्स रेशियो कहलाता है। अब जैसे कि आप ये ग्राफ में देख सकते हैं, टोटल एनुअल कॉस्ट और रिफ्लक्स रेशियो के बीच में बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिक्स्ड कॉस्ट का एक जो है कर्व बना है जो नीचे की तरफ है यू शेप में, और उसके बाद एक ऑपरेटिंग कॉस्ट का बना है। तो आप देख सकते हैं वो पर्पल कलर का है। तो आप फिक्स कॉस्ट वाले में देख सकते हैं कि ये डिक्रीज हो रहा है और एक पॉइंट पे आके ही फिर से इंक्रीज करना स्टार्ट कर देती है फिक्स कॉस्ट। वहीं हम ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो वो जो है लगातार इंक्रीज करती जा रही है। अब हम देखते हैं टोटल कॉस्ट वाला ग्राफ, तो उसमें एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्ट मिनिमम है, उस पॉइंट पे जो रिफ्लक्स रेशियो है वो भी ऑप्टिमम पॉइंट कहलाएगा। ये जो टोटल कॉस्ट वाला जो कर्व बना है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को ऐड करने के बाद जो है ये टोटल कॉस्ट वाला कर्व बनाया गया है। तो वो जो पॉइंट आपको दिख रहा है रेड वाले कर्व पे, वो ऑप्टिमम कॉस्ट है, यानी कि मिनिमम कॉस्ट है, और मिनिमम टोटल कॉस्ट है, यानी फिक्स कॉस्ट प्लस ऑप्टिमम कॉस्ट मिनिमम है उस पॉइंट पे। तो उस पॉइंट पे जो रिफ्लक्स रेशियो है वो क्या है? ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो। तो ये थी वीडियो रिफ्लक्स रेशियो पे। आई होप कि आपको समझ में आया हो। नहीं आया हो तो प्लीज़ नीचे क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ समझ में आया हो तो शेयर कर दीजिएगा, अगर किसी और को आप चाहते हो देख लें, और चैनल सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर लीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और आगे मेरी वीडियो ऐसे ही देखते रहिएगा, और मुझे बताते रहिएगा आप किस टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हैं। और कुछ दिनों बाद फिर से आपसे मिलते हैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे आराधना ट्यूटोरियल क्लासेस। किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, डिस्टिलेशन से रिलेटेड टॉपिक भी हो सकता है, कोई और टॉपिक भी हो सकता है। दो चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है, एक तो आप लोग अगर कोई रिक्वायरमेंट भेजते हैं, और दूसरा मेरा जो इंटरेस्टेड टॉपिक हो सकता है जिस पे मेरा मन कर सकता है, मैं उस पर भी बना सकती हूँ। वैसे अभी डिस्टिलेशन की सीरीज़ चल रही है, तो नीचे ज़रूर अपने कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसा आपको मेरा ये वीडियो लगता है। थैंक यू।